हेलो बीएस थर्ड ईयर। हम लोगों ने इसके पहले देखा, उसके बाद हमने कहा था कि सेकंड इकाई में सेकंड यूनिट में हम संगठन को पढ़ेंगे। संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, संगठन से तात्पर्य जैसे आप समझ सकते हैं किसी एक व्यक्ति से संगठन नहीं बनता, बल्कि संगठन कई लोगों का संयुक्त रूप होता है जिसे हम संगठन कहते हैं। तो बेटा ध्यान से सुने, संगठन किस तरह से बनता है और साथ ही कितने प्रकार के संगठन होते हैं, संगठन के क्या सिद्धांत होते हैं और संगठन में कौन कौन सी चीज़ें मिलकर के कोई संगठन बनती, कैसे मैनेजमेंट बनता है। तो इसके बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो पहले हम जानेंगे कि संगठन का क्या अर्थ है। संगठन का अर्थ जानने के लिए जैसे आप कह सकते हैं कि हम मानव जो हैं संगठन के युग में रह रहे हैं। अस्पताल जहाँ से हम उपचार कराते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जहाँ हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, और कई तरह के राजनीतिक और सामाजिक संगठन भी होते हैं। तो संगठन शब्द का बोध जो है कि प्रशासकीय संरचना से होता है। इससे संगठन का अर्थ है कि विभाग, प्रशासकीय अभिकरण संरचना से है। तो सरल शब्दों में यदि हम कहें, किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करना ही संगठन है। जैसे कोई व्यक्ति मिलकर कुछ नियम और कानून के आधार पर किसी संगठन का निर्माण करते हैं किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए। यदि उस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं तो वो संगठन सक्सेस होता है। इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे थिंकर्स की परिभाषा भी दी गई। जैसे कि आप देखें, एल.डी. वाइट की परिभाषा है, जे.डी. मूनी की है, जॉन एम गॉस की है। तो आप जब एल.टी. वाइट की परिभाषा देखते हैं तो आप देखेंगे कि संगठन का संबंध कर्मचारियों की व्यवस्था से है जो किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की जाती है। यह व्यवस्था कार्य और उत्तरदायित्व को आपस में बांट कर करती है। संगठन की तो देखेंगे आप, अगर प्रकार में आप फोकस करेंगे तो संगठन दो प्रकार के होते हैं, जैसे औपचारिक और अनौपचारिक संगठन। अनौपचारिक मतलब जो इनफॉर्मल तरीके से बन जाते हैं, किसी उद्देश्य को लेकर के कोई निश्चित नियम और कानून और सिद्धांत उनके साथ नहीं होते हैं। तो वो जिस उद्देश्य के लिए निर्मित होते हैं उस उद्देश्य के पूर्ण होने के पश्चात ही वो खत्म हो जाते हैं। जबकि औपचारिक या फॉर्मल संगठन जो होते हैं उनका निश्चित जो है कि एक खाका होता है, एक निश्चित नियम कानून होता है, संगठन की नियमावली होती है और जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसके आधार पर संगठन काम करता है। यह जो है कि सोच समझकर बनाया जाता है और कुछ नियमों के साथ काम करता है। और इससे ये होता है कि क्या होता है, पारस्परिक मतभेद का अंत हो जाता है, कामों का उचित बंटवारा हो जाता है। तो इसमें औपचारिक संगठन जो भी स्पेशली हम कहें जो सरकारी संगठन होते हैं, औपचारिक संगठन होते हैं और ये जो है नियम कानून के साथ कार्य करते हैं। तो ये दो तरह के संगठन हो गए। आगे आप जाकर के देखेंगे कि जो औपचारिक और अनौपचारिक संगठन है इनके मध्य अंतर भी किया जाता है। हालांकि इतनी डीप में हम नहीं जाएंगे। तो उस औपचारिक और अनौपचारिक संगठन क्या होता है इसको आप अच्छे से जानें। साथ ही आप जानें कि संगठन जो होता है उसके कई आधार होते हैं, कई बेसिस होते हैं। जैसे जिस आधार पर वो बनता है, जैसे हम कह सकते हैं किसी उद्देश्य को लेकर के संगठन बनाया जाता है, उसका एक निश्चित प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है कि किससे काम किया जाएगा, किस तरह से किया जाए, क्या नियम और कानून होंगे। तो उसके आधार पर वो संगठन निर्मित होता है। और साथ ही आप ये देखें कि जो स्थान होता है किसी स्थान पे बनता है या किसी क्षेत्र पे के लिए भी बन सकता है, किसी प्रदेश के लिए बन सकता है, किसी भौगोलिक आधार पे भी बन सकता है संगठन। और जो मंत्रालय होते हैं, जैसे विभिन्न मंत्रालयों की आप बात करें, शिक्षा मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, इनका भी क्षेत्र अलग अलग होते हैं, एरिया सबके अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि शिक्षा मंत्रालय वाला जो है कि रक्षा मंत्रालय का काम करने लगे और रक्षा मंत्रालय वाला शिक्षा विभाग का। तो इस तरह से जो है कि इनके कुछ आधार होते हैं जिनके आधार पर इन संगठनों का निर्माण होता है। स्पेशली अब इसमें फोकस करेंगे संगठन के सिद्धांत पे कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या होते हैं, किन सिद्धांतों को लेकर के जो भी कोई भी संगठन हो निर्मित होता है। तो जैसे आप बात करेंगे, बहुत सारे थिंकर्स हैं इसमें लोक प्रशासन के अंतर्गत जो ये बताते हैं कि संगठन जो है कि किस तरह से बनता है, इनके सिद्धांतों की चर्चा करती हैं। कोई जो है 4 सिद्धांतों को बताता है, कोई 14 सिद्धांतों को बताता है, कोई 5 बताता है, कोई 8 बताता है, सबके अलग अलग व्यू है। तो स्पेशली आपको पता होना चाहिए कि इनके कितने व्यू, जो कुछ फेमस लोग हैं जिनके बारे में आप जानें कि संगठन के जो ये लोग हैं, जैसे फेयोल, हेनरी फेयोल जो थे उन्होंने 14 सिद्धांत बताए और उर्विक ने 8 सिद्धांत बताए हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी भी जाती है कि उर्विक ने संगठन के कितने सिद्धांत बताए या हेनरी फेयोल ने कितने सिद्धांत बताए। और मूनी और रैली ने 4 बताए हैं। तो इस तरह से आप सिद्धांतों को याद रखिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या पेपर होते हैं आपको, तो आपको ये पूछा जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में हालांकि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, फिर भी यदि उनके सिद्धांत को पूछा जाता है कि संगठन के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, तो आप जब सिद्धांत बताएंगे तो उसमें इसकी चर्चा जरूर करेंगे कि कौन से वो प्रमुख विचारक थे जिन्होंने संगठन के कितने कितने सिद्धांत बताए हैं। तो इसमें आप देखेंगे पहला सिद्धांत लिया जाता है हायरार्की यानी पद सोपान।
पद सोपान का मतलब क्या होता है? श्रेणीबद्ध प्रशासन। जब हम जैसे सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो एक सीढ़ी के बाद ही दूसरी सीढ़ी पर पैर रखते हैं। ऐसा नहीं कि पहले सीढ़ी पे रखा फिर 10वीं सीढ़ी पे पैर रख दिया। अगर हम ऐसा करने की कोशिश भी करेंगे तो हम गिर जाएंगे। तो जो कोई भी संगठन होता है तो एक उसकी हायरकी होती है, उसकी एक पद सोपान होता है, श्रेणीबद्ध प्रशासन होता है। तो इस तरह से हम कहें कि निम्न से उच्च की ओर, निम्नतर से उच्चतर की ओर जब हम शासन करते हैं तो कहते हैं वहाँ पे हायरकी का पालन हो रहा है। तो पद सोपान जो होता है किसी भी संगठन की क्रमिक प्रक्रिया होती है और उसके बिना कोई भी जो है कि सिद्धांत कार्य नहीं कर सकता है। आगे आप देखें, जैसे यहाँ पद सोपान के बारे में दिया गया है। जैसे कि जेम्स मूने ने पद सोपान को क्रमिक प्रक्रिया का सिद्धांत कहा। संगठन का अर्थ कर्तव्यों कार्यों का अनुरूप निर्धारण न किया जाकर सत्ता तथा उत्तरदायित्व के अनुसार निर्धारण है। तो इसी को पद सोपान की संज्ञा देते हैं। पद सोपान की व्याख्या करने के लिए आप ये कह सकते हैं, जैसे सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट में आप देखिए तो पुलिस महानिदेशक होता है, फिर पुलिस महाधिपति होता है, फिर उप महाधिपति होता है, फिर जिला पुलिस होता है, फिर उप सहायक पुलिस होता है, मंडल निरीक्षक होते हैं और निरीक्षक सहायक होते हैं, हैंड कांस्टेबल होते हैं, फिर कांस्टेबल होते हैं। तो ये जो हायरार्की होती है ये ऊपर से नीचे भी जा सकती है और नीचे से ऊपर भी जा सकती है। तो किसी भी सिद्धांत में, किसी भी संगठन में जो कि इस सिद्धांत का होना अति आवश्यक है, इसके बिना किसी भी संगठन का निर्माण नहीं किया जा सकता है। आप देखेंगे पद सोपान में क्या होता है कि नेतृत्व होगा, सत्ता का प्रत्यायोजन होगा, मतलब जो शक्तियाँ होंगी ऊपर जो हायरार्की भी, जैसे हमारे कॉलेज में प्रिंसिपल मैम है तो वो सबसे ऊंची पर बैठी हुई हैं, सबसे टॉप पे उनका स्थान है। अगर वो कोई भी निर्णय लेती हैं तो उन कार्यों को करने के लिए वो जो कुछ अधिकार अपने नीचे वालों को देंगी और उसके बाद जो है कि कार्यों का डिवीज़न करेंगे कि हाँ भाई आप ये काम कर लो, ये कर लो, तभी ये काम पूर्ण हो पाएगा। तो एक तरह से समन्वय की भावना भी होना ज़रूरी है। तो एक जो है पद सोपान है, इसकी जो गुण हैं, गुण की बात करेंगे तो उसमें एकीकरण होना ज़रूरी है, उत्तरदायित्व होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी को अपने कार्य के प्रति उत्तरदायित्व नहीं है तो उस कार्य को अच्छे से नहीं कर पाएगा। साथ ही इसमें जो है कि सत्ता का या फिर कहें कि अधिकारों का प्रत्यायोजन होता है, हस्तांतरण होता है, जिसको इंग्लिश में डेलीगेशन भी कहते हैं। और उचित मार्ग का सिद्धांत भी होता है कि प्रॉपर चैनल से जो है कि ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर से आया और फिर बीच में सबको छोड़ के एकदम नीचे वो चला गया, ऐसा नहीं है। बीच में एक व्यक्ति के बाद दूसरे व्यक्ति के पास वो न्यूज़ जाती है, वो मैटर जाता है, फिर वो अपने स्तर से उसको सॉल्व करते करते नीचे तक उस व्यक्ति तक पहुंचा देता है। और उसमें आदेश की एकता होती है, यूनिटी ऑफ कमांड भी होती है, कि जो आदेश मिलता है ऊपर से वो जो है कि कानून काम करने के लिए वही काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आदेश ऊपर से कुछ और हुआ और नीचे आते तो काम कुछ और ही हो गया। एकता भी होनी चाहिए उसमें। और इसमें दोष देखिए, कुछ दोष भी होती है। क्या होता है कि इसमें निर्देशन दिया, डायरेक्टिंग की जाती है, डायरेक्ट बना करके ड्रॉप दिया जाता है ऊपर से कि नीचे तक ये काम होना है, तो उसके निर्देशन में, उसके नियमों कानूनों में बंध करके उस संगठन के काम करना होता है। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से जैसा चाहे वैसे कर लें। और उसमें कठोरता भी होती है, क्योंकि आप उस नियमों से, कानून से अलग हट के काम नहीं कर सकते हैं। साथ में आप दे सकते हैं कि कुछ लोग होते हैं, बीच के लोग जो होते हैं, वो उस काम को बहुत देर तक रोक के रखने का भी प्रयास करते हैं। उस काम को जल्दी, जो टाइम बाउंड किया गया कि हाँ इतने समय से इतने समय में काम होना था, परंतु उन कामों को उतने टाइम में नहीं करते हैं। और बहुत सारे सुझाव भी दिए जाते हैं कि जो है कि जो ये क्या कहते हैं हायरार्की होती है उसको तोड़ करके ऐसे काम होने चाहिए, जैसे कि ऊपर से कोई ऑर्डर आया, बीच के लोगों को न बता करके बल्कि एकदम नीचे वाले लोगों को बता दिया और उस काम को करवा लिया जाए। पर ये तरीका सही भी नहीं होता है, क्योंकि देखिए जब तक प्रॉपर चैनल से प्रॉपर एक व्यक्ति के बाद काम नहीं जाता है तब तक जिम्मेवारियाँ नहीं बढ़ती हैं और नहीं तब तक वो काम अच्छे से हो पाता है। ये जो पद सोपान है ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है संगठन के सिद्धांतों में। तो यहाँ पे आप देखें नेक्स्ट या सेकंड हम कहें उसमें जो संगठन के सिद्धांत के लिए पद सोपान पहला सिद्धांत है, तो दूसरा है आदेश की एकता। आदेश की एकता से तात्पर्य ये है कि आदेश एक की एकता क्या है, कर्मचारी अपने ऊँचे से एक से अधिक आदेश नहीं ले सकता। जैसे ऊपर बैठा व्यक्ति जो है, ऐसा नहीं है कि आदेश जो है कि ऊपर से आया तो भी दूसरा वाला आदेश बदल के दूसरा आदेश दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। आदेश नीचे से ऊपर तक प्रॉपर तरीके से वही आनी चाहिए। जैसे कि इस संबंध में हेनरी फेयोल ने कहा था, एक कर्मचारी एक ही उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त करेगा। इस प्रकार पिफनर और प्रेस्तस ने कहा था कि कोई भी संगठन का सदस्य एक ही अपना प्रतिवेदन देगा और एक ही नेता होगा। अलग अलग नेता होंगे, अगर अलग अलग डायरेक्शन देने वाले होंगे तो काम सही से नहीं हो पाएगा। तो आदेश की एकता से तात्पर्य यही है कि जो है कि आदेश के संबंध में भ्रम नहीं उत्पन्न होना चाहिए। जो आदेश ऊपर से आया वही आदेश नीचे तक आना चाहिए। और देखभाल करने वाले आदेश का जो आदेश का देने वाला जो अधिकारी है उसकी जो आदेश वो स्पष्ट होना चाहिए, जिससे कि किसी व्यक्ति को उसमें कन्फ्यूज़न पैदा ना हो।
और यदि इस सिद्धांत का उल्लंघन किया जाए कि सत्ता कमज़ोर हो जाती है, अनुशासन खतरे में पड़ जाता है, व्यवस्था खराब हो जाती है और स्थायित्व संकट में पड़ जाता है। हेनरी फ्योल ने इस सिद्धांत को समर्थन करते हुए कहा था कि ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत का यदि पालन नहीं होता है तो संगठन का कोई भी कार्य जो है सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा। हालांकि संगठन के सिद्धांतों में अभी और भी सिद्धांत हैं, नियंत्रण का क्षेत्र है, समन्वय की एकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें पढ़ना है। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण है। तो इन सिद्धांतों को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम इसमें करेंगे ये बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग जो है कि इसको ढंग से सुनेंगी भी नहीं। तो इसके लिए हम कहते हैं कि इसका सिद्धांत जो है सिद्धांतों के जो और कौन कौन से सिद्धांत हैं संगठन के निर्माण के लिए, उसको हम आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।